लैंग्वेज को टोपी पहना दी गई। वो लैंग्वेज जो सारी जिंदगी इन टोपी वालों के खिलाफ थी, उसको उधर धकेल दिया गया, जिसके सारे बड़े पोएट जो है वो प्रोग्रेसिव और लिबरल और नेशनलिस्ट पोएट। ये इस लैंग्वेज के साथ आती हुई है। अब क्या करेंगे आप? मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूं कि भाई देखो, पाकिस्तान कश्मीर को भी क्लेम करता है और उर्दू को भी। फैक्ट यह है कि दोनों क्लेम गलत हैं। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है और इतनी गहरी इसकी जो हिस्ट्री है, आप ये हिंदुस्तान का जो फ्रीडम मूवमेंट है उस पर आप कोई भी पॉइंट होगा, उस पर आपको जैसी उर्दू पोइट्री मिलेगी उसका जवाब ही नहीं है। हिंदुस्तान की जितने डेटीज़ हैं, हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशंस है, जो त्यौहार है, जैसी लैंग्वेज मिलेगी, जो पोइट्री मिलेगी, वो कहीं आपको मिल ही नहीं सकती। उसके बाद भी ये जो है लैंग्वेज का हाल ये हुआ है कि इसे कहा जाता है मुसलमानों की ज़बान है। ये बांग्लादेश के 10 करोड़ मुसलमान जो थे उनकी ज़बान थी। ये जो मलयालम इतना बड़ा बशीर राइटर था, वो उसकी ज़बान थी। ज़बान कैसे हो सकती है किसी मज़हब की? ज़बान रिलीजन की नहीं होती। लैंग्वेजेस बिलोंग टू द रीजन्स, नॉट टू रिलीजन्स। फ्रेंच इज फ्रॉम फ्रांस और जर्मन फ्रॉम जर्मनी और इंग्लिश फ्रॉम इंग्लैंड। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, बंगाली बंगाल में बोली जाती है। कोई लैंग्वेज कैसे हो सकती है किसी मज़हब की? वो तो रीजन्स की होती है। ये एक झूठ बोला गया था। नॉर्थ इंडिया की ज़बान थी, उसे उखाड़ के उन इलाकों पे डाल दिया गया जहाँ की ज़बान ही नहीं थी। अब बेचारा सिंधी वहाँ ज़बरदस्ती उर्दू पढ़ रहा है। इतने बांग्लादेशी जो थे, बंगाली, उनको उर्दू पढ़ाई जा रही थी। उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया और उसके ख़िलाफ़ जंग की, बिल्कुल सही किया। उनकी ज़बान बंगला है, वो बंगला पढ़ेंगे भाई, आप उन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं उर्दू? लेकिन जिनकी ज़बान उर्दू थी उनसे ले ली गई और उन्हें दे दी गई जिनकी है नहीं। तो दोनों ही गलतियाँ की गई। अब बताइए, लखनऊ में, दिल्ली में आज जहाँ की ज़बान थी वहाँ पर लोग जानते ही नहीं ज़बान, तो ख़त्म हो रही है। मगर वो है क्योंकि इस पीपल्स लैंग्वेज, तो बावजूद इसके कि उसकी स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई, पढ़ाई नहीं जाती, मगर बोलचाल में तो वही रहेगी, वही चलेगी। और आप भले किसी भी स्क्रिप्ट में लिख लें, लेकिन अगर टीवी पे सक्सेसफुल डायलॉग लिखना है तो उसमें उर्दू तो यूज़ करनी पड़ेगी आप। जैसा आपने इतनी साफ गोई से जो आज उर्दू साहित्य के बारे में जो अपने विचार रखे, मैं मानना है कि इससे उर्दू साहित्य के नए आयामों पर बहुत सारी रोशनी पड़ेगी। पर चूँकि वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन एंड मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिससे कोई भी शायर अछूता नहीं रहा है। और मैं चाहती हूँ, चूँकि शबाना जी यहाँ पे हैं, तो आप अपने कलेक्शन में से जो उनके नाम पे जो आपने कलाम लिखा था वो पढ़ के ज़रूर सुनाएं हमें। मैं ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई सवाल करना चाहता है, उसके बाद हम सवाल लेंगे, उसके बाद सवाल लेंगे। नहीं, ये पहले करिए। अच्छा ठीक है, चलिए। प्रोज ख़त्म हो जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए। Can we just have the microphone here? In romantic Urdu poetry, there are strains of homoeroticism. And if yes, should it not be celebrated? You know, homosexual love, like you have a mehboob instead of mehbooba. No? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये जो है बहुत ज़माने तक जो महबूब है उसे फीमेल जेंडर से नहीं, हालांकि वो फीमेल जेंडर ही होगा बहुत हद तक, कभी कभी नहीं भी होगा। इसलिए कि ऐसे भी शेर हैं उर्दू पोइट्री में जो क्लियरली मैन राइटिंग अबाउट अ मैन, उसमें कोई झंझट नहीं है, साफ बात है, पता चल जाता है। लेकिन अक्सर ये जो है इवन फॉर द वुमन वो मेल जेंडर यूज़ करते थे। उसका क्या रीज़न है मुझे समझ नहीं आया बहुत ज़माने तक, लेकिन
परहैप्स अराउंड 30s और 20s, अख्तर शिरानी नाम का एक पोइट था जिसने ये ट्रेडिशन को तोड़ा और उसने महबूबा को महबूबा ही कहा और उसने वो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो एक लड़की पे शायरी कर रहा है और उस जेंडर को भी क्लियरली डिफाइन किया। तो ये एक तहजीब थी, क्या वजह था कि वो बहुत अजीब लगता था। मुझे एक उर्दू की बहुत अच्छी शायर है ज़ोहरा निगाह, अब तो शी मस्ट बी इन हर लेट 70s और अर्ली 80s। शी सेड व्हेन इन माय 20s आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री, तो मेरी जो नानी थी वो थोड़ी सी टेंस हो गई कि मेरी ये ग्रैंड डॉटर जो है वो पोइट्री लिखने लगी है। तो कहने लगी कि देखो बेटा, अच्छा तुम लिख ही रही हो पोइट्री, तो उसमें तुम मैं जा रही हूँ ऐसा मत लिखना कभी, हम जा रहे हैं लिखना, तो मतलब तुम अपना जेंडर मत एक्सपोज करना। तो ये कुछ एक था। उसके पीछे चलिए तो आपको यूरोप में मिलता है कि औरतें मर्दों के नाम से लिखती थी। फेमस पीस ऑफ लिटरेचर हैं ऐसे कि जो एक्चुअली औरतों के लिखे हुए हैं, मैं उन्होंने अपना नाम जो है वो मेल रख लिया था। तो कहीं मेरे ख्याल से नॉट ओनली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बल्कि दूसरी जगह, यहाँ शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, कि वो कहना कि ये मैं एक लड़की के बारे में कह रहा हूँ, ये मे बी दैट टाइम इट वाज फेल्ट दैट परहैप्स इज टू शॉकिंग और टू इंडिसेंट। ये वजह शायद यही मेरी समझ में आती है। लेकिन ये भी सही है जो आप कह रही हैं कि बहुत से ऐसे शेर हैं जो 100% मर्द पे ही लिखे गए। तो ये होमोसेक्सुअलिटी की ट्रेडिशन जो है, अगर उसे भी आप ट्रेस करें तो वो उर्दू पोइट्री में मौजूद है, कोई शक नहीं। और कोई सवाल? हाँ। जावेद सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि आज की सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि विचारों का आदान प्रदान बहुत आसान हो गया है। तो ऐसे कई नए कवि आ रहे हैं जो अपने विचारों को या अपनी कविताओं को या अपने गुस्से को आसानी से उस पर व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी अंदाज में कई कवि भी आ रहे हैं जो कविताएं लिखते हैं, अच्छी होती हैं उनकी कई मायनों में, लेकिन वही होता है कि शाम को लिख कर बैठे और सुबह देखा फेसबुक पे तो कोई लाइक ही नहीं था या अंगूठे ही नहीं थे 2-4, तो उसको एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला। तो आपको क्या लगता है कि इस अंदाज में क्या कहीं पोइट्री को कोई गिरना या उठने का लहजा प्राप्त हो रहा है या कुछ हो रहा है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो यंगर जनरेशन है, नो थैंक्स टू अस, हमने तो उन्हें वो कल्चर और वो जो हमारा कल्चरल हेरिटेज था दिया नहीं, ये हमारी गलती है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ अस उनमें पोइट्री में आज इंटरेस्ट दिखाई देता है। मैं जाता रहता हूँ कॉलेजेस में, यंग सर्कल्स में बुलाते भी हैं, तो वहाँ मैं देखता हूँ बहुत से लोग लिखते हैं, वो अपनी पोइट्री भी मुझे देते हैं पढ़ने को या सुनाते हैं। तो पैशन भी है, कुछ आइडियाज़ भी हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन क्राफ्ट नहीं है। और वो क्राफ्ट पे कंट्रोल नहीं है, लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए कि लैंग्वेज उन्होंने ठीक से पढ़ी नहीं है। तो जब तक आपके पास यू डोंट हैव इनफ वोकैबुलरी, इफ़ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ कंट्रोल ऑन डिक्शन कि आप जैसे चाहें लिख सकें, आपको मालूम है कि ये वर्ड्स आपकी मीनिंग को सही कन्वे करें। वर्ड्स आर नॉट थॉट्स बट वर्ड्स आर द ब्रेक दैट मेक थॉट्स। अगर आपके पास वर्ड्स कम हो जाएंगे तो आपकी थॉट की क्लियरिटी चली जाएगी और आप क्लियरली सोच, अल्टीमेटली यू थिंक इन वर्ड्स। तो आपके पास वर्ड्स तो बहुत होने चाहिए, वरना आपकी थिंकिंग कैसे क्लियर होगी? वो भी वेग हो जाएगी लिमिटेड वर्ड्स में। तो वो प्रॉब्लम हो गया है। और जो क्राफ्ट है, जो मीटरिंग है, जो रिदम ऑफ लैंग्वेज है, जो फोनेटिक्स का क्या इफेक्ट होता है, एक लाइन में वर्ड्स कौन सी साउंड्स हैं वो कैसे लाइन को बैलेंस में रखेंगी। एक तरफ वेटेज आ जाए, स्ट्रॉन्ग साउंड हो, दूसरी तरफ सिर्फ वो जो सांस की साउंड है, हुआ है नहीं है, ऐसे साउंड हो, तो लाइन टेढ़ी साउंड करेगी। ये everybody is not supposed to understand or do this kind of a research, but people who are writing, people who are in this vocation have to understand this subtlety. Then in psychiatry it is believed that any word makes at least 50 references
in an average mind. Now, as a writer, you should have some idea that this word, whatever it may mean in the dictionary, what kind of references it will evoke on subconscious level. तो आप रीडर के या लिसनर के माइंड में एक ग्रेजुअली एक एटमॉस्फेयर अपने वर्ड से क्रिएट करेंगे जिसमें आपकी थॉट जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी. वो एटमॉस्फेयर चाहिए. वो एटमॉस्फेयर डिक्शनरी में नहीं मिलता, वो वर्ड्स की ट्रेडिशन में मिलता है. वर्ड्स ऑल्सो नोन बाय द कंपनी दे हैव केप्ट. ये कैसे इस्तेमाल हुआ है वर्ड, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, जब ये सब सीखना. हमें लिखने का शौक़ होता है, पढ़ने का होना चाहिए पहले. मैं यही दोस्तों को या अपने यंग दोस्तों को मशवरा देता हूँ कि जितना हो सके पढ़ो पोइट्री और उसे याद करो. ज़बानी तुम्हें याद होनी चाहिए. ज़बानी याद होने से आप उसके रिदम को समझते हैं. आपने पढ़ लिया वो काफ़ी नहीं. व्हेन यू हैव बार्टेड इट, तो आप जब उसे पढ़ते हैं तो उसका क्या इनहेरेंट म्यूज़िक क्या है वो आपको जब मालूम होगा, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट म्यूज़िक इन वर्ड्स. हम एक आखिरी सवाल लेंगे. Yes. Hello, I got a question. No, yeah. are there two microphones around? Yeah, you go ahead. Yeah. Namaste, Uncle. So you spoke a little bit about directing, and I was just wondering what discipline would a young aspiring director need? Well, now you have so many opportunities. There is a film institute in Pune, or you can go out, and there all over the world there are institutions that train you. But ultimately, they can only teach you the grammar. After that, it is your own capability, your own talent, your own vision, your own fantasy, your own capability that will decide what kind of film you can make and how good that film will be. But as far as learning the basic grammar, there are so many institutions now in India and outside India. सब अब वो पोएम पढ़ देंगे आप, शबाना. Okay, we can take another question. So we'll take one last question. I've got two questions to ask. इनको पोएम बहुत पसंद है. ये शाम से मुझसे उसी पोएम की बात कर रही हैं. I've got two questions to ask. Ask the second question first. Okay, the second question was, can you talk about the influence of art forms, the later art forms like surrealism and futurism in poetry, in Urdu poetry? And my first question was that the way you were talking about poetry, like the use of symbolism and the same poetry in films, I feel is missing in Hindi cinema. So can you just elaborate on this thing? Because I mean, देखिए आपका जो there are two questions of course. पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जो सीरियल कौन कौन से इसमें आपने शुरू में बोले थे. हाँ, सरियलिज्म है या एब्स्ट्रैक्शन है. ये it has come जो after say around 60s इसका इन्फ्लुएंस उर्दू पोइट्री में आया था. और होता क्या है कि एवरी मोमेंट अल्टीमेटली बिकम्स इट्स ओन कार्टून. एवरी आइकॉन ऑल्सो बिकम्स इट्स ओन कार्टून अल्टीमेटली. तो ये जो था वो एक हद तक लोगों ने शुरू किया, नए तरीके से लिखा, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की, एब्स्ट्रैक्शन उसमें आ गया. लेकिन एक हद तक वो इस हद तक पहुंच गया कि उसमें कम्युनिकेशन ही ख़त्म हो गया. एक रिवोल्ट तो यहाँ तक हो गया कि क्यों साहब मीनिंगफुल वर्ड्स ही क्यों होने चाहिए, ये क्या कंडीशनिंग है. इस तरह की भी पोइट्री लिखी गई है. मैं आपको वो भी सुनाऊँ तो आप कुछ जिसके कोई मीनिंग ही नहीं है. चमक चमकार ने शबशीर ने के, मज़े महकम मलफ इंजीर ने के, इट हैज़ नो मीनिंग. तो यहाँ तक हुआ, ये एब्स्ट्रैक्शन यहाँ तक आ गया. अजीब अजीब तरह की पोइट्री लिखी गई. कुत्ते पर खरगोश आया तब जाके अहमदाबाद बना. ये शेर एक शायर का था कि तो अजीब अजीब तरह की पोइट्री कि अंदर से नया हो के
अंदर से नया होके निकलता हुआ जैसे साये से जुदा हो के वो दालान में, इस तरह की पता नहीं कितनी पोइट्री होती थी। इसमें कुछ अच्छी भी हुई लेकिन कुछ अजीब अजीब तरह की भी हुई। एक मेरे दोस्त है सूर्यभान गुप्त, वो उर्दू शायरी करता है। वो अब इतना उसका नाम आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत से टैलेंटेड लोगों का नाम नहीं होता है। वो वैसे भी शाय और रेटिसेंट सा आदमी है। ही इज़ एन एक्सेप्शनल पोइट। अब उसकी लैंग्वेज देखिए, ये ट्रेडिशनल पोइट्स की नहीं थी, मगर उसने कैसे कैसे शेर लिखे हैं कि ज़िंदगी हम अदीबों की मजबूर है और मजबूर है सालहा साल से, जैसे कश्मीर फूलों का महका चमन एक नासूर है सालहा साल से। हाथ में बोझ, जहन से सांप लिपटे हैं बारूद के, हाथ में बोझ है एक बंदूक का, अमन की बांसुरी की सदा से बहुत आदमी दूर है सालहा साल से। क्या बात है, क्या है इसका एक तो ऐसी थी उसने। अब ये बिल्कुल लेकिन नया था, हालांकि इसका डिक्शन भी नया है। अब मार्का कहते हैं एक्सपीडिशन, कि किसी जैसे वो जंग पे या कहीं गया है कुछ पे। तेग का मतलब है तलवार, और थान वो होता है ना जहाँ घोड़ा बांधते हैं, उस जगह को थान कहते हैं। फिर किसी मार्के पे आज शायद गया ना हो जफर। अब ये मॉडर्न पोएट था। फिर किसी मार्के पे आज शायद गया ना हो जफर, तेग नहीं है ताक में, घोड़ा नहीं है थान पर। तो ये एक नई लैंग्वेज भी आई थी, नया एक्सप्रेशन भी आया था। उसमें वो शमा परवाने नहीं हैं, उसमें वो गुल बुलबुल नहीं है, वो महबूब की गली नहीं है। ये बड़ी ज़मीन, नए शहर के जो प्रॉब्लम हैं उनके था। ये सर्द रात, ये आवारगी, सर्द रात ठंडी रात, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते। अब ये जो अर्बनाइजेशन है, जो छोटे शहर से आया है बड़ा आदमी बड़े शहर में, ये उसी शायर का शेर हो सकता है। ये 100 साल पहले उस शायर वो लिख नहीं सकता था, जो जिस घर में पैदा हुआ उसी में मरता था। वो तो उस ज़माने में इतनी मोबिलिटी नहीं थी पॉपुलेशन में, तो ये शेर ही कोई नहीं लिखेगा। ये शेर 100 साल पहले का पोइट लिख ही नहीं सकता था कि हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते। वो तो अपने ही शहर में रहता था। तो जो समय चेंज हुआ उससे लैंग्वेज भी चेंज हुई, मेटाफर भी चेंज हुआ, एक्सपेरिमेंट्स भी तरह तरह के हुए। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट फॉर एक्सपेरिमेंट सेक हो जाते हैं। ये पेंटिंग में भी यही हुआ है और यही पोइट्री में भी हुआ। लेकिन सर्वाइव फिर वही करता है जो अल्टीमेटली किसी लेवल पे कम्युनिकेट कर रहा है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफिक ही हों, लेकिन कोई तो एक सिंबल कॉमन होना चाहिए बिटवीन द व्यूअर और द लिसनर एंड द आर्टिस्ट। वो ज़रूरी है। किसकी? नसरी शायरी की अंग्रेज़ी बता दूं क्या है। जैसे आप लोग, प्रोज पोइट्री एक चीज़ होती है, ये ऐसा ही है जैसे गर्म बर्फ़, जैसे ठंडी आग, जैसे जिंदा मुर्दा। भाई तय कर लो क्या हो, प्रोज हो कि पोइट्री हो। ये एक फ्रॉड चल रहा है, मुझे तो बिल्कुल फ्रॉड लगता है। कुछ भी लिख दिया ओके साहब ये प्रोज पोएम है, तो प्रोज है कहो। प्रोज के क्या शर्मिंदगी है क्या? कहो इट्स गुड प्रोज, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक आखिरी सवाल जाए सर। दिस इज एन ऑफबीट क्वेश्चन। हियर इन दिस बुक देयर इज something written real writing, and you are the best of friends, Salim and Javed. In print media, some in paper I have read that. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना, उर्दू ज़बान की जब बात करते हैं खासकर हिंदुस्तान में, तो हमेशा शायरी की बात करते हैं, पोइट्री की बात करते हैं, नसर की बात नहीं करते, बहुत कम आती है। इसकी आपके इसकी वजह क्या है? और दूसरा भी पार्ट है, और दूसरा ये ज़बान के लिए अच्छी बात है या ख़राब है, ये लैंग्वेज के लिए अच्छी है या?
देखिए वजह क्या है कि हुआ ये है कि उर्दू का एक कमाल है, ये भी एक अजीब ये एक फिनोमेन है। उर्दू पढ़ने वाले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और उर्दू सुनने वाले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। यह आपने किसी लैंग्वेज के साथ नहीं हुआ होगा। तो होता क्या है कि उन तक पहुंचती सिर्फ पोइट्री है। उन्हें मालूम ही नहीं कि कृष्णचंद्र ने क्या लिखा है, उन्हें मालूम ही नहीं है, उन्होंने शायद नाम भी ना सुना हो, इस्मत चुगताई ने क्या लिखा। व्हाट अ ग्रेट राइटर कृष्णचंद्र और मिंटो और इस्मत। वह अब ये जो बात करते हैं, इस्मत ने जो 40s में शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं वो यूरोप में कोई लिखने की हिम्मत नहीं कर सकता था, ऐसी कहानियाँ लिखी हैं उर्दू में। लेकिन वो तो वही जानेगा ना जो उर्दू लिटरेचर पढ़ा हुआ हो। ये जो उर्दू की बात करने वाले लोग हैं वो उर्दू सुन के बात करते हैं, उन्होंने सुनी है। तो अब भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। अब कहीं इसके तो पोइट्री तो लोग गा भी देते हैं, पोइट्री सुना भी देते हैं, अब पूरे नावल मैं किसे सुनाऊँ। और अब आग का दरिया एक उर्दू में नावल है जो कुरतुल्लाह हैदर ने लिखा है, और शी वॉज ज्ञानपीठ अवार्ड भी उनको, दुनिया में कोई इज्जत नहीं थी जो नहीं मिली हो। आग का दरिया इज द नॉवल इन उर्दू विच इज, आई एम सेइंग विदाउट एग्जैजरेशन, which should be considered one of the greatest novels ever written on this planet. That novel starts from Gupta period and ends after the